नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमने टोटल 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं। यह रेलवे का कोई भी एग्जाम है, बहुत ही रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे लिंक पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा चैनल पर, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपये की बचत पर छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मतलब 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा। कितने पर खरीदा? 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 की बचत की। कितने की? 200 रुपये की बचत की। ठीक है, तो छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था। अब देखिए, 25% की छूट दी, डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 25% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना दिया? 25% दिया ना, 25% डिस्काउंट दिया। और कितने की बचत हो रही, मतलब कितने की हो रही? खरीदने पर उसको 200 की बचत हो रही है, यही बोल रहा है ना, 200 की बचत। तो डिस्काउंट जितने पर दिया, मतलब 25% का डिस्काउंट दिया, जितना डिस्काउंट देगा उतने की ही तो बचत होगी। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 200 होगा कि नहीं होगा? तो अगर 25 बराबर 200 है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दे? अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 25 चौका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। तो इसी प्रकार 200 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आने वाला है? 800 रुपये। टोटल कितना होगा? तो उसका पहले स्वेटर का मूल्य कितना रहा होगा? 800 रुपये पहले मूल्य रहा होगा, क्योंकि 25% छूट देने के बाद उसको 200 रुपये बच रहा है। तो 25% बराबर क्या हो जाएगा? 200। तो 100% हमको निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से 100% के लिए 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई हमको उधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। क्या बोल रहा है? एक धनराशि जो है 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पर वह मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अब देखिए, कोई राशि P है, मान लीजिए ये 15 वर्षों में कितना हो रही है, तो 15 वर्षों में अगर देखेंगे आप तो ये 3 गुनी हो रही है। कितने वर्षों में? 15 ईयर में। इसका ब्याज अगर देखेंगे तो ब्याज कितना हो रहा है? ब्याज अगर आप देखिए तो 2 रुपये का ब्याज हो रहा है ब्याज, साधारण ब्याज। देखिए 1 रुपये पहले से था, 2 रुपये का ब्याज हुआ, 3 रुपये, मतलब उसका क्या हो रहा है? तिगुनी हो रही है। तो बोल रहा है 5 गुनी हो जाए। अगर 5 गुनी होगी तो देखिए कितना होगा? तो अगर 5 गुनी होगी तो ये 5 गुनी हो जाएगी, होगी 5 गुनी। तो 5 गुनी होगी तो कितना कितना ब्याज बनेगा? 4 रुपये का ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा? 4 रुपये का ब्याज बनेगा। तो 4 रुपये का अगर ब्याज बनेगा तो देखिए 2 से कितना गुना हो रहा है? 2 से 2 गुना हो रहा है, तभी नहीं 4 गुना हो रहा है। मतलब 2 से कितने गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो क्योंकि साधारण ब्याज है, तो इसी प्रकार से अगर 1 से तिगुना होने में 15 वर्ष लग रहा है तो 2 रुपये ब्याज बन रही। 2 से 4 रुपये ब्याज होने में, मतलब दुगुना होने में कितना समय लगेगा? तो 15 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 2 कर देंगे, तो 15 दूना 30। कितने वर्ष लगेगा? 30 साल लगने वाले हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो B है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिए। क्लास किस प्रकार से लग रही है ये भी कमेंट करिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। अब देखिए, हमने आपको बताया था पहले, अगर आप पहले की क्लास लिए होंगे तो हमने बताया था कि कभी भी रेलगाड़ी अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी या खंभे पोल को, तो वो खुद की लंबाई को पार करेगी। तो खुद की लंबाई, अगर रेलगाड़ी की लंबाई को हम खुद को कितना मान ले? x मीटर मान लेते हैं। खुद की लंबाई उसकी x मीटर है। ठीक है, और फिर जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो वह खुद की लंबाई मतलब x और प्लस 260 मीटर मतलब प्लेटफार्म, दोनों की लंबाई को पार करने वाली है। मतलब ये जब खुद की लंबाई को पार करेगी तो ये D का काम करेगा, और जब वो प्लेटफार्म को पार करेगी तो ये वाला D का काम करेगा। इतना आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही रहता है, ट्रेन और प्लेटफार्म वाले क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो चाल स्पीड बराबर हम दोनों का करेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, इसको रखेंगे तो टाइम, डिस्टेंस हमने कितना मान लिया? D मान लिया। मान लीजिए कितना डिस्टेंस है? D नहीं, डिस्टेंस हमने x मीटर माना हुआ है। D भी मान सकते हैं। कितना हमने माना है? x माना है। ठीक है, कितने सेकंड में जा रहा है? तो x अपॉन 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड कर दीजिए। ठीक है, इसकी चाल हो गई।
अब इसकी चाल होगी तो इसकी चाल के बाद अब जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगी तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस 260 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा 260। अपॉन में कितना होगा, अपॉन में हमारा चला जाएगा कितना, तो ये 20 सेकंड, क्योंकि देखिए कितना होगा तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अब ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चाल आ जाएंगे। किसका चाल आएगा, ट्रेन का चाल आएगा। ठीक है, अब चलिए इनको क्रॉस कर देते हैं। अगर क्रॉस करना, देखिए इसको इधर से कट करेंगे तो इधर से कट करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x होगा, ये बराबर x प्लस कितना हो जाएगा 260 होगा। तो x इधर घटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 260 मीटर। ठीक है, कितना होगा 260 मीटर। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया, बी नंबर, क्योंकि क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, और ट्रेन की लंबाई हमने x मीटर माना था तो x का मान आ गया कितना 260 मीटर। तो इस प्रकार से करना है। कभी भी देखिए एक चीज़ याद रखना, कभी भी ट्रेन सिग्नल को, व्यक्ति को, आदमी को क्रॉस करे तो खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी, और अगर वो खुद की लंबाई के अलावा अगर आपको लगता है कि अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई या प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक संख्या 11-12 के घनों के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है, 11 और 12 के घनों के बीच स्थित है। यदि वह संख्या 80 और 66 के दोगुनी संख्याओं से विभाज्य है तो संख्या बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपसे क्या बनना चाहिए, क्यूब आना चाहिए कम से कम 30 तक। देखिए इसीलिए तो बोलता हूँ क्यूब आना चाहिए। तो यक्स का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। आपसे बनना चाहिए कितना होता है, 1331 होता है। ये 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। फिर 12 का क्यूब बताइए कितना होता है, तो 12 का अगर क्यूब करें तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। कितना होता है, 1728 होता है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्यूब आ गया। अब देखिए बोल रहा है वह संख्या ज्ञात करिए जो 80 और 6 का दुगुनी मतलब दोगुनी संख्याओं से विभाज्य हो। तो पहले इनका हम दुगुना करेंगे, तो दुगुना हो जाएगा 80 का 2 गुना करेंगे, 80 दूना कितना होगा 160 होगा, और 6 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 दूनी कितना होगा, ये 12 होगा। तो वह संख्याएं कौन सी आएंगी, 160 और 12 आने वाली हैं। कौन कौन सी आएंगी, 160 होगी और 12 होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, 160 और 12 हो जाएगा। अब देखिए कभी भी उस संख्या से विभाज्य है तो इन दोनों संख्याओं को हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन दोनों संख्याओं से हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो जो इनका एलसीएम होगा वही संख्या क्या होगी, हमेशा इससे डिविजिबल होने वाली है। तो हमने एलसीएम आपको क्या बताया है, पहली कंडीशन तो ये है कि आप क्या करिए, इनमें से जो बड़ी संख्या है बड़ी संख्या ले लीजिए। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए 160 दिया है तो 160 ले लीजिए, फिर 12 का भाग दीजिए। तो अगर 12 का भाग देंगे तो 12 का भाग इसमें जाएगा। देखिए अगर 12 का भाग देंगे तो 12 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 12 को लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं। तो देखिए 4 का भाग तो चला जाएगा इसमें, 160 में 4 का भाग चला जाएगा, 4 चौक 16, लेकिन 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का भाग नहीं जाएगा तो 3 से हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 कितना होता है 48, तो ये 480 आएगा। कितना आएगा, 480 आने वाला है। अब देखिए अगर आपसे नहीं निकालते बनता तो आप क्या करिए, इनका गुणनखंड करिए तो 160 और 12 का गुणनखंड करिए तो 160 का करेंगे कितना होगा, 8 से करेंगे तो 8 से कितनी बार, 8 दूनी 16, मतलब 16 सही कर दीजिए, 16 दाम जाएगा ना। तो 2 की पावर कितना कर दीजिए, 5 कर दीजिए, कितना 16 दूना 32, 32 पंचे कितना होता है, ये 32 पंचे जाएगा, 32 पंचे कितना होगा, तो 32 पंचे करेंगे तो आ जाएगा। इसका करेंगे, देखिए 32 पंचे 160 होता है क्या, हाँ 32 पंचे 160। इसका करेंगे तो 2 का पावर 2 करिए, मल्टीप्लाई 3, मतलब 4 3 12। तो इनका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है 2 की पावर जो सबसे बड़ी है 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई 5 है। तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और मल्टीप्लाई 5 3 15। इतना करेंगे 32 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, और फिर उसके बाद 15 3 45 3 48। तो आपका 480 ही आने वाला है ना। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं, ये हमने आपको समझाने के लिए किया हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसको। देखिए तो 480 वो ऐसी संख्या होगी जो 480 या 480 का जो मल्टीपल होने वाला है वह संख्या हमारे हमेशा 80 का दोगुना और 6 का दोगुने से हमेशा डिविजिबल होने वाली है। तो हमको किसके बीच लेना है, 13 31 और 17 28 के बीच में लेना है। तो अगर देखिए 480 दिया है ना, मतलब ये 500 मानिए, अपने लगभग के हिसाब से मानिए 500। तो 5 या 15, मतलब इसके बीच में 1500 के बीच आना चाहिए। तो 5 या 15, इसलिए हम 480 का कितना ले जाएंगे, इसका वह संख्या डिविजिबल होगी तो 480 के होगी। तो बराबर 480 करिए, मल्टीप्लाई जैसे 5 या 15 3 बार ले जाइए, ले जाएंगे तो 48 या कितना 8 3 24 होगा, 2 4 2 4 3 12 2
14, तो 1440 कितना होगा करेक्ट आंसर 1440। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप जो बोल रहा है उसको क्या करिए, उसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम वो ऐसी संख्या होती है जो उन संख्याओं से डिविजिबल होगी, और एलसीएम का जो मल्टीपल होगा हमेशा उस संख्या से डिविजिबल होता है। तो क्या है बोला किसके बीच में, 13, 31 और 17, 28 के बीच में। तो आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा, अंदाज लगाएंगे तभी जाके क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3328 है तो वर्षों में अवधि ज्ञात करें। इसका मतलब कितने वर्ष में, अवधि मतलब समय ज्ञात करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको अगर ईयर पता करना है, मतलब ईयर पता करना है, तो आपको क्या करना है, देखिए टोटल ब्याज कितनी बन रही है, 3328 टोटल ब्याज बन रही है, और किस पर 20,000 पर। तो पहले हम रेट परसेंटेज निकाल लेंगे, टोटल रेट परसेंटेज लग कितना रहा है। तो टोटल रेट परसेंटेज लग रहा है, देखिए ये देखिए दिया है 33, ये 28 रुपये लग रहा है अपॉन कितना 20,000 पर, 20, 1, 2, 3 है ना। ये मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको देखिए कितना टोटल परसेंट आ गया। इसको करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल होगा। अभी हमारा 200, तो 200 का देखिए नीचे 2 जीरो रहने दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से एक बार जाएगा, फिर आपका होगा 13 होगा, 2 से 6 बार जाएगा, 2 छक्का 12 होगा ना, फिर बचेगा कैरी 1 है ना, 2 से 6 बार जाएगा, फिर 1, तो फिर 2 से फिर 6 बार जाएगा है ना, फिर 2 से 4 बार, तो ये नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 16.64 आएगा। इतने परसेंट टोटल हमको ब्याज मिलने वाली है। तो एक चीज़ अब ऑप्शन से देखिए, इतने परसेंट ब्याज हमको कहाँ से मिल सकती है, मतलब रेट परसेंटेज हमारा पहले से दिया, कितना दिया है 8%। तो 8% दिया हुआ है, रेट हमारा कितना है 8% लग दिया हुआ है, और टोटल लग कितना रहा है, तो टोटल लग रहा है इतना परसेंट, कितना लग रहा है इतना परसेंट लग रहा है। तो कितने साल का होगा, देखिए सक्सेसिव मेथड एक कहता है, हमसे तो बन रहा है, देखिए सक्सेसिव मेथड a+b प्लस a मल्टीप्लाई b अपॉन 100 कर दीजिए। इससे अगर करेंगे देखिए 2 साल का कितना होगा, तो 8 + 8 करेंगे प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 होता है अपॉन 100, जो कि कितना होता है 8 8 16, 16.8 मतलब ये हो जाएगा आपका 64, क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव। अब देखिए तो 8 का अंदाज से निकाल सकते हैं, आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 16 दशमलव लग रहा है ना, 16.64। तो जो साधारण ब्याज होता है क्या होता है, हर साल बराबर होता था, 8 दूनी 16% लगेगा। लेकिन CI क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 8 से 16 से तो ज़्यादा ही होगा, 2 साल का 8 दूनी 16 साधारण ब्याज से तो ज़्यादा होगा। तो आप अंदाज से भी लगा सकते हो, क्योंकि पूरा आंसर हमारा पॉइंट में तो दिया नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 साल आएगा। कितना आएगा 2 साल। किस प्रकार से, देखिए पहले रेट परसेंटेज निकाल लीजिए। अब हमारा रेट परसेंटेज कितना आ गया, तो टोटल ब्याज बन रही है 3328 कितने 20,000 पर, और कितने साल के लिए, तो अभी साल हमको निकालना है। तो टोटल रेट हमने निकाला तो 16.64 आ गया, और रेट परसेंटेज अगर 8% के हिसाब से लग रहा है तो 2 साल का कितना लगेगा, 8 दूनी 16, तो ये लगभग 2 साल का दिया हुआ। अगर आप एग्जैक्ट ही निकालते तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि दीवार के उसके पाद पर बिंदु की दूरी 2.5 मीटर है, और उसका शीर्ष भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिलाड़ी के आधार को स्पर्श करता है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए पहले हम डायग्राम के माध्यम से आपको थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ इस प्रकार से है ना, ये दीवार हो गई। अब ये दीवार से क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब ये देखिए हमारी सीढ़ी लग रही, सीढ़ी को हम कलर दूसरा चेंज कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सीढ़ी का दूसरा कलर हो गया। सीढ़ी क्योंकि देखिए तिरछा ही तो लगती है, आपको इतना समझ में आना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो अगर आप देखेंगे दिया है ना, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है, मतलब इसका कितना हो जाएगा, 6 मीटर होगा। मान लीजिए ये दीवार है 6 मीटर है ना, और ये कितना दिया है, तो उसके पाद बिंदु मतलब दीवार के बिंदु से कितना है 2.5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.5 दिया हुआ है। तो हमको इस सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है। सीढ़ी की ऊंचाई ये है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमेशा क्या होता है 90 डिग्री बनता है। हाइट और डिस्टेंस में क्या होता है 90 डिग्री बनता है, हमेशा ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसको नाम देना तो नाम दे दीजिए ABC है ना। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC मतलब कर्ण का स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए रख दीजिए। तो अगर AC का स्क्वायर निकालना है तो अंडर रूट क्या कर दीजिए, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36
प्लस 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 6.25 होगा। देखिए किस प्रकार से, ये 2.25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। देखिए 625 होता है। अब देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है ना, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो 6.25 आ जाएगा। तो ये आपका अंडर रूट में दिया हुआ है। तो अब देखिए कितना आ रहा है, तो अंडर रूट में अगर करेंगे तो 36 और 6 कितना होता है, 42.25 आ जाएगा। कितना होगा, 42.25 है ना। AC बराबर हमारा इतना आएगा। अब इसको देखिए अंदाज से आपका निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑप्शन भी हटा दिया है। ये कितना आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, देखिए अगर इसका करेक्ट आंसर आप निकालना चाहते हैं तो, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। अब देखिए 7 7 49, ये देखिए किसके बीच में आ रहा है, तो अगर आप 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 से कितना होता है, ये 36 होता है स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करिए तो 7 7 49 होता है। कितना होता है, 49 होता है। और लास्ट में 5 आ रहा है तो किसका स्क्वायर होगा, लास्ट में 5 उसी का होता है जिनके लास्ट में 5 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो ये मेरे हिसाब से किसका होगा, 6.5 का होने वाला है, कि इसका 6.5 का स्क्वायर होगा, है ना। तो यही आपका आंसर होने वाला है, किसका होगा 6.5। देखिए क्योंकि देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है, 7 का स्क्वायर 49, तो 6 पॉइंट, क्योंकि लास्ट में हमको 5 लाना है तो 65 का स्क्वायर होता है 42.25। कितना होता है, 42.25 होता है। अब देखिए जैसे आपसे स्क्वायर निकालते नहीं बनता, देखिए 65 का स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 दिया रहता है तो आपका उसका मल्टीप्लाई किस प्रकार से करना है, 5 दिया है ना तो 65 मल्टीप्लाई 65 करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। और इस वाली संख्या को बढ़ा दीजिए, 6 से 7, 6 से 42, तो आपका 42.25 आएगा करेक्ट आंसर। 42.25 तो किसका स्क्वायर होगा, 6.5 का आपका स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया हो तो थंब कर दीजिए। देखिए किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 90% मूल्य पर बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, तो आप ये ना सोचिए कि इसको कैलकुलेशन करने से हटना चाहिए। अगर कैलकुलेशन करेंगे तभी ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। अब देखिए जैसे हमने इसका मूल्य मान लिया क्या है, अंकित मूल्य इसका 100 रुपये है, 100 रुपये मूल्य है। इस पर क्या बोल रहा है कि 90 अंकित मूल्य के 90% मूल्य पर बेचने पर, 90% मूल्य पर बेचने पर, तो 100 रुपये की कोई चीज़ है, अगर 90% मूल्य पर बेचा तो मतलब कितने रुपए में बेचा होगा, 90 रुपये में बेचा होगा। एक प्रकार से हमारा SP हो गया, बेचा होगा ना। अब उसको हो रहा है 7% की हानि हो रही ने, मतलब 90 रुपये में बेचने पर उसको कितने परसेंट में हानि हो रही है, 7% में, है ना। तो देखिए 7% हानि हो रही, कोई चीज़ 100% होती है, अगर 7% की हानि हुई तो मतलब कितने में बेचा होगा, 93% बेचा होगा। बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा, कितने में बेचा होगा, 93 में। तो मतलब 90 रुपये में बेचा, जबकि बेचा कितना, 93% में बेचा है। तो 93% बराबर 90 होगा। तो इसको क्या करिए, 93 को नीचे रखिए, हमको डायरेक्ट 100% निकालना है तो 100% निकाल दीजिए। अब इसका गुणा करके हमको बताइए कितना होगा। अब देखिए इसका हम गुणा डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग गुणा करके बताइए कितना होगा, क्योंकि भाग देना ही पड़ेगा 93 का। तो ये आपका आएगा 96.77 आपका आएगा। कितना आएगा, 96.77। मतलब इसका CP कितना होगा, तो इसका CP हो जाएगा 96.77। ये आपका CP होने वाला है। समझ में आया किस प्रकार से। देखिए 90 रुपये पर बेचने पर उसको क्या हो रहा है, 7% की हानि हो रही है, मतलब वो 93% में बेचा होगा। तो 90/93 तो 100% हमने निकाला, तो वह कितने का खरीदा होगा, तो 96.77 रुपये की चीज़ खरीदी थी और बेच कितने में दिया, 90 रुपये में बेच दिया। तो अब पूछ रहा है बेचने पर, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता, अंकित मूल्य हमने कितना माना है, 100 रुपये, तो अगर वो 100 रुपये पर बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता, तो बेच रहा है कितने में, 96 रुपये, मतलब खरीदा था 96 रुपये 77 पैसे में। अगर वो 100 रुपये में बेचता तो कितने को होता, इसको घटाइए पहले, तो 100 माइनस 96 माइनस 77, तो ये आपका आ जाता 3.23 आता 23। तो परसेंट के लिए क्या होगा, 3.23, नीचे क्या जाएगा हमारा, नीचे देखिए अगर वो बेचता कितने में बोल रहा है, अगर अंकित मूल्य पर ही बेचता तो नीचे हमारा जाएगा 96.77, जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 100 परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, 33.23। ये 33.33 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आपको स्किप करना ही पड़ेगा। नीचे यहाँ 100 नहीं जाएगा, आपको इसको यहाँ पर क्या करना है,
तो नीचे आपका देखिए क्योंकि CP जाता है, CP कितना है 96.77, तो लगभग आपको 100 से भाग देना होगा, 3.33 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से ये क्वेश्चन हालांकि स्किप करने के लायक है। देखिए हमने 100 रुपये उसका मूल्य माना कि 100 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर 90% पर बेचने पर उसको 90 रुपये पर बेचा, जो कि 7% हानि होती है। 7% हानि पर मतलब 93% में बेचा, तो 90/93 मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो आपका आ गया कितना, ये 96.77, मतलब वो उस खरीदा कितने में था, 96.77 रुपये में खरीदा था। तो अगर वो 100 रुपये में बेचता तो 96.77 रुपये में कितने का प्रॉफिट होता, कितने का प्रॉफिट होता, 3 रुपये 23 पैसे का प्रॉफिट होता। तो परसेंट निकाल दीजिए, रेशियो 3 रुपये 23 पैसे का प्रॉफिट होता किस पे, 96.77 पैसे पर, और मल्टीप्लाई 100, तो आपका आ जाएगा 3.33 आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए किन्हीं 12 मानों का मानक विचलन 3 है, यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है तो मानों के नए समूह का प्रसरण क्या होगा। देखिए आपको इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मानक विचलन क्या होता है, तो मानक विचलन को किससे दर्शाते हैं, मानक विचलन को आप सिग्मा से दर्शाते हैं, किससे, सिग्मा बराबर क्या दिया है, सिग्मा बराबर यहाँ पर 3 दिया है। तो जो स्टैंडर्ड प्रत्येक में 4 बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। प्रसरण क्या होता है ये आप ध्यान दीजिए, तो इसका प्रसरण क्या होता है, जो प्रसरण होता है, तो प्रसरण हमेशा क्या होता है, मानक विचलन का प्रसरण हमेशा क्या होता है, मानक विचलन मतलब सिग्मा का स्क्वायर होता है। तो कर दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, करेक्ट आंसर आपका 9 आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। इतना आपको याद रखना है, मानक विचलन जो होता है, मानक विचलन को सिग्मा से दर्शाते हैं, तो उसका प्रसरण क्या होता है, प्रसरण हमेशा सिग्मा स्क्वायर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, 7 12 समांतर श्रेणी है, 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। अब ये समांतर श्रेणी में दिया है, 2 है, 7 है, 12 है, इसी प्रकार से 10वां पद निकालना है। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर ए क्या होगा, ये हमारा मतलब फर्स्ट पद होगा, ये बराबर, तो ये हमारा 2 होगा, डी हमारा क्या होगा, तो डी इन दोनों का अंतर होता है, क्या होता है, 7 - 2 बराबर 5 होगा। ठीक है, 5, तो हमको 10वां पद निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस n-1, ये डी इसका फार्मूला होता है, इतना पढ़ना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है एन पद का निकालने का, ए प्लस n-1 डी। तो देखिए एन यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा, यहाँ पर एन क्या होने वाला है, तो एन बराबर 10 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 10वां पद निकालना है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए प्लस 9d मतलब n-1, मतलब 10 - 1 करेंगे तो 9d डायरेक्ट आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए, तो ए कितना है, ए आपका 2 है, प्लस 9 कितना है, 9 को 9 रखिए, मल्टीप्लाई डी कितना है, 5 दिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 + 9 से 5 बार 45, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 47 आपका राइट आंसर आएगा। कितना आएगा, 47, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया है राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से, देखिए समांतर श्रेणी है तो पहला पद को ए से डिनोट करते हैं, फिर दूसरे पद में पहले पद को घटा दीजिए, तीसरे पद में दूसरे को घटा दीजिए। देखिए 12 में 7 घटाएंगे तब भी अंतर 5 आएगा, 7 में 2 घटाएंगे 5, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में दिया गया है इसी प्रकार से। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, 10वां पद निकालना है, तो फार्मूला होता है ए प्लस n-1 डी। तो ए प्लस 9d होगा, तो 9 ए का मान 2 है, प्लस 9 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, डी का मान रख दीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिए। 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जाते हैं। देखिए घनाभ और घन में क्या अंतर होता है, तो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होगा वो क्या होगा, तो आयतन होता है लंबाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये होता है किसका, घनाभ का। और अगर घनाभ का होता है और घन का क्या होता है, तो घन का अगर आप पूछेंगे तो क्या होता है, आयतन ए क्यूब होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कितने भुजा कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए जो जितना आयतन उसका होगा उतना, या तो जितना आयतन घनाभ का होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, मतलब एल इंटू बी इंटू, जितना आयतन होगा उतना ही आयतन तो छोटे घन का होगा, तभी तो उतनी ही संख्या में निकलेगा, तो एन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए क्यूब होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए जितना आयतन घनाभ का होगा उतना ही आयतन तो घन का होगा, होगा कि नहीं होगा, जितने आयतन होगा घनाभ का उतना आयतन घन का होगा, तभी तो संख्या निकलेगी उतनी संख्या में। तो चलिए निकाल लेते हैं, ये क्या होगा, 9
मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। अब इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में जाएगा ए क्यूब, तो ए क्यूब मतलब 3, 3 बार 3 3 का मल्टीप्लाई दिया है बराबर एन। नंबर से आप कितने घन आप बनाए जा सकते हैं, तो एन बराबर आपका आएगा, भाग दे दीजिए 3 से देंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 2 बार, तो 6 दूनी 12, कितना जाएगा 12। मतलब 12 ऐसे घनाभ होंगे जो क्या होने वाले हैं, मतलब उससे बनने वाले हैं, है ना। देखिए कुछ भी इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना ऊपर, जो लिखा हुआ है ऊपर, आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से ये जो चीज़ लिखा है ना, तो इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्या करिए, बड़े जो घनाभ है ना, घनाभ में नीचे घन को डिवाइड कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई आपका वो पूरे टोटल घन निकल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोणों का अंतर 60 है, जिसमें से अंतःकोण का माप उसके संगत बहिष्कोण के माप से अधिक है। अब देखिए हम यहाँ पर अंतःकोण का मान जो दिया है, तो ए मानते हैं, तो ए बड़ा होगा किससे, बहिष्कोण बी, बी को हम मानते हैं बहिष्कोण। अंतःकोण क्या है, अंतःकोण हमारा ए है, बहिष्कोण कौन सा है, ये हमारा बी दिया है। इतना आपको समझ में आया, ए और हमारा ए अंतः हो गया और बहिष हमारा बी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये हमारा हो गया। एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोणों का अंतर 60 दिया है, अंतर हो गया, तो अंतर करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी दिया है, ए माइनस बी क्योंकि ए बड़ा है, क्योंकि अंतःकोण बड़ा है, तो हमने ए माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए माइनस बी बराबर 60 डिग्री दिया है। एक चीज़ हम आपको बता दें, किसी भी समबाहुभुज में अंतःकोण और बहिर्कोण का मान हमेशा कितना होता है, तो हमेशा 180 डिग्री होता है। अभी आपको समझाते हैं किस प्रकार से होता है। देखिए बहुभुज क्या होता है, जिसकी दो या दो से अधिक भुजाएं हों उसको बहुभुज बोला जाता है। तो अगर देखिए मान लीजिए त्रिभुज ही मान लीजिए, चौभुज मान लीजिए, चतुर्भुज मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब जैसे त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज, या तो मान लीजिए त्रिभुज आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया तो आप क्या करिए, इसको बना ही लीजिए बहुभुज की जैसे, ठीक है। ये आपका मान लीजिए बहुभुज बन गया, ठीक है, बहुभुज बन गया। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा बनेगा, कहाँ पर देख रहे हैं, रुक जाइए, देखिए अगर ये एंगल हमारा बनाना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल हमारा अगर बनाना है, यहाँ से देखिए ये पूरा 90 डिग्री का बनेगा, ये मतलब ये पूरा 180 डिग्री का बनेगा, ये वाला पूरा एंगल, तो ये इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पूरा एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा ये वाला है। तो ये वाला अंदर का कितना होगा, तो ये वाला अंदर का कोण होगा कौन सा, इतना अंदर का कोण होगा, ये वाला क्या होगा, बाहर का कोण होगा। तो अंतःकोण और बाहर कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, अब एक चीज़ हमने आपको समझाया है, अगर ए माइनस बी ए प्लस बी का मान दिया हो तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर दोनों को जोड़िए, तो 180 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 8 ये कितना होगा 240, और 240 को अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 240 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 120। ए बराबर हमारा 120 आ गया। तो बी बराबर आपको दोनों को घटाइए और 2 से डिवीजन कर दीजिए, ये 180 में 20 घटा दीजिए तो आपका 60 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो बहुभुज, बहुभुज कौन सा हमने माजा, मतलब बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या। तो देखिए क्या होता है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या का फार्मूला, मतलब भुजाओं की संख्या n बराबर होता है फार्मूला 360 अपॉन बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब बी, ठीक है, बहिष्कोण मतलब बी होता है। ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छा फार्मूला है। क्या है, नंबर से आप कितने उसमें मतलब भुजाएं हैं, अगर आपको निकालना है बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो आप क्या करिए, एन बराबर 360 अपॉन बी, बी मतलब ये बहिष्कोण, हमने बहिष्कोण लिखा है ना, मतलब बाहर वाला कोण लगा दीजिए। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर 360 अपॉन 60। तो आपका 6 से 6 बार जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 6 जो ये करेक्ट आंसर होगा, कितना आएगा, तो 6 आने वाला है। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए किस प्रकार से ए माइनस बी बराबर 60 दिया है, ए प्लस बी बराबर 180 दिया हुआ है, ठीक है, दोनों आ गया। ए हमने निकाल लिया,
और बी निकाल लिया। हमको निकालना है क्या, भुजाओं की संख्या निकालना है। तो भुजाओं की संख्या बराबर होता है n, मतलब उसको n से नोट करते हैं, n बराबर 360 अपान बहिष्कोण, है ना। तो इस प्रकार से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या बचेगा। अब देखिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो देखिए इसका शॉर्टकट भी है, लॉन्ग कट भी है। तो एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर, तो मान लीजिए किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है, तो भाजक गुणे, तो 7 मल्टीप्लाई क्या करिए, मान लीजिए एक बार भाग जा रहा है, तो ये भाजक गुणे भागफल हो गया, और धन शेषफल कितना है 4, तो वह संख्या आ जाएगी 7 एकम 7 4 11। मान लीजिए वो संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 11। देखिए क्या होता है, मान लीजिए किस प्रकार से हमने किया, तो भाजक मतलब भाजक क्या होता है, 7 से भाग जा रहा है तो भाग देने वाला भाजक मल्टीप्लाई 1, मान लीजिए एक बार भाग गया होगा या 2 बार, जितनी बार आप ले सकते हैं, तो 11 संख्या है। अब उसी संख्या को बोल रहा है, उसी संख्या को के वर्ग को 7 से विभाजित, 11 मान लीजिए वो संख्या है, तो 11 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होगा, उसको 7 से भाग दे दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बोल रहा है रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर आपका हमेशा कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखिए भाग देके देख लीजिए, 7 एकम 7 5 12, तो 5 बचा, 7 7 49, तो 51 में अगर 2 जाएगा, तो 51 में अगर 49 घटेगा तो 2 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2। अब देखिए इसका शॉर्टकट किस प्रकार से करना है, कभी भी क्वेश्चन आता है, देखिए तो शॉर्टकट इसका ये होता है, यहाँ से देखिए शॉर्टकट ये है कि कभी भी जैसे देखिए कोई क्वेश्चन अगर बोलता है कि 7 से विभाजित करने पर 4 रिमाइंडर बचता है, ठीक है, तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या होगा। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो अगर देखिए ये इसके संख्या के साथ छेड़खानी कर रहा है ना, तो आप इसके रिमाइंडर के साथ छेड़खानी कर दीजिए। तो यहाँ पर संख्या को स्क्वायर कर रहा है, तो रिमाइंडर हमारा कितना दिया है, रिमाइंडर हमारा दिया है 4, तो हम रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे, तो रिमाइंडर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा, और रिमाइंडर की स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 7 का भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आने वाला। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा। अगर वो उसके संख्या के साथ छेड़खानी कर रहा है ना, तो आप क्या करिए, उसके रिमाइंडर के साथ छेड़खानी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, मधु ने 29 छात्रों की एक कक्षा में 11वीं रैंक हासिल की, अंतिम से उसके रैंक कितनी होगी, लास्ट से, है ना। अगर लेफ्ट से ऊपर से दिया है टॉप से, तो देखिए टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इतना फार्मूला आपसे यहाँ बनना चाहिए, रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इसको अगर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऊपर से दिया है ना, टोटल कितना है हमारे, टोटल यहाँ पर दिया है टी बराबर 29, और लेफ्ट बराबर कितना दिया है, मतलब ऊपर से दिया है, मतलब 11वीं पद दिया है, तो और राइट हमको निकालना है, मतलब नीचे से हमको निकालना है। रख दीजिए, टोटल हमारा 29 है, 29 बराबर 11 प्लस राइट माइनस 1, तो राइट बराबर कितना होगा, 11 उधर घट जाएगा, तो 29 में अगर 10 घटेगा तो 19, करेक्ट आंसर आपका कितना आएगा, राइट से उसका 19वां स्थान आने वाला है। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, 19 आने वाला है, राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करिए, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए 10,000 की राशि 15% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई, और 2 साल के अंत में इस राशि का भुगतान किया गया, साधारण ब्याज ज्ञात करिए। क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, अगर आप रेट परसेंटेज देखिए, रेट परसेंटेज कितना दिया है, तो रेट परसेंटेज 15% दिया गया है, ठीक है। इसके बाद पी कितना दिया है, तो पी अगर आप देख रहे हैं तो पी कितना दिया है, 10,000 रुपये पी दिया है, 10,000 पी दिया गया है, और समय कितना दिया है, तो टी बराबर 2 साल 2 ईयर दिया गया है, ठीक है। तब क्या बोला, साधारण ब्याज ज्ञात करिए। क्या करना है, साधारण ब्याज, तो एसआई क्या है, क्योंकि बराबर हर साल लगता है, तो एसआई टोटल कितना लगेगा, अगर एसआई निकालेंगे तो 15% के हिसाब से 2 साल लगेगा, बराबर, तो 2 साल का कितना आएगा, 30% आएगा। तो अगर हम डायरेक्ट इसका 30% निकाल दें 10,000 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एसआई बराबर कितना होगा, 10,000 मल्टीप्लाई 30%, 30% के लिए 30 अपान क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आपका 3,000 करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना ब्याज बनेगी, साधारण ब्याज 2 साल का 3,000 बनने वाली है। इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या करिए, डायरेक्ट 15 दूना 30 करिए, 30%, 10,000 का 30% कितना होता है, 3,000 ही आता है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा एक लाइन में। तो हम आपको बताने के लिए इतना स्टेप कर रहे हैं,
नहीं तो आप इसको क्या करिए, डायरेक्ट करिए, तो ये आपका समय बचेगा। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन थे, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन रखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ पिन किया गया है। और ये आपको कहाँ टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और चैनल को खोलेंगे तो चैनल के ऊपर ही आपको लिंक मिलने वाला है, तो आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करा करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसको अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।